Hello everyone. In this video, we'll see the boundary condition between conductor and free space. तो सबसे पहले तो देखेंगे बाउंड्री कंडीशन क्या होता है. So as you know that electric field can pass from one medium to another medium. Let's suppose ये जो मीडियम है at the bottom side, ये मीडियम हम कंसिडर करेंगे कंडक्टर और ये जो है इसको हम कंसिडर करेंगे एज फ्री स्पेस. ओके. So what will happen? So whenever electric field passes from conductor to free space, electric field E, तो ये जो बाउंड्री है बिटवीन कंडक्टर और फ्री स्पेस, इसको हम कंसिडर करेंगे बाउंड्री. तो यहाँ पर जो फिनोमेना आ जाएगा उसको हम कंसिडर करेंगे बाउंड्री कंडीशन. अब जनरली बाउंड्री कंडीशन में क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसिडर हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. यानी हमें 2 पॉइंट्स याद रखने चाहिए. एक हमें रियलाइज़ करना है ई बार को और दूसरा हमें रियलाइज़ करना है डी बार, यानी इंटेंसिटी या फिर डेंसिटी को. तो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, लेट्स सपोज कंडक्टर से फ्री स्पेस में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरह से है. विल बी एज्यूमिंग लेट दिस इज ई बार. ये एज्यूम डायरेक्शन है, लेकिन जब कंडक्टर से फ्री स्पेस में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल जा सकता है, जिसको हम एज्यूम करेंगे कुछ इस तरह से एज ई एन बार 90 डिग्री, या फिर अलोंग दिस लाइन जा सकता है जिसको हम टेंजेंशियल कंसिडर करेंगे. लेट दिस इज ई टेंजेंशियल बार. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेन एवर पासेस फ्रॉम कंडक्टर टू फ्री स्पेस विल हैव 2 कंपोनेंट्स. एक तो नॉर्मल कंपोनेंट है या फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट है. तो इसको भी हम लिखेंगे ई बार एज ई नॉर्मल प्लस ई टेंजेंशियल हो सकता है अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. सिमिलरली अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं डी बार से, तो इसको इस वाले साइड पे हम लिखेंगे. सो लेट्स सपोज इट इज़ पासिंग अगेन फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम, तो ये हम अज्यूम करेंगे डी बार आइडियली. तो इसके भी 2 कंपोनेंट्स आ सकते हैं, एक तो नॉर्मल या फिर टेंजेंशियल. टेंजेंशियल यानी कि इस वाले कर्व के डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा हमारा डी टेंजेंशियल, और एक नॉर्मल हो जाएगा 90 डिग्रीज में, जिसको हम कंसिडर करेंगे डी एन नॉर्मल. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का. अब सिमिलरली इसको भी हम लिख सकते हैं डी बार एज डी नॉर्मल प्लस इसको हम लिखेंगे डी टेंजेंशियल. तो हमें जो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं बाउंड्री कंडीशन पे, वो हो सकता है ई नॉर्मल, ई टेंजेंशियल एंड डी नॉर्मल और डी टेंजेंशियल. तो इसको फाउंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाउंड्री कंडीशन पे होकर चेक करनी पड़ेगी. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट, ये वाला जो मीडियम है वो कंडक्टर का है और हमें कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ भी पता है जो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखे थे. एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर में सबसे पहले तो टोटल चार्ज इनसाइड कंडक्टर होता है 0, दैट मीन्स नो चार्ज कैन एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 आ जाएगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी 0 और चार्ज डेंसिटी भी होता है 0. सो आइडियली इनसाइड कंडक्टर ऑल दिस पैरामीटर्स विल बी 0. एक तो ये क्लियर है. सेकंड हमने देखा था इनसाइड कंडक्टर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है. तो काउंटर इंटीग्रल ई बार डॉट डी एल बार भी होता है 0. तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे और विल फाइंड आउट विद ई बार. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट एज analyze of electric field intensity at the boundary. अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाउंड्री कंडीशन पे फाइंड करना है, सो वी नो दैट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर एडिशन ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट विद द टेंजेंशियल कंपोनेंट. इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1. अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा. एज यू नो दैट जो हम लिखेंगे
वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर ई बार डॉट डी एल बार होता है 0. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. फाइन. अब अगर हमें ये इंटीग्रल फाइंड करना है, जिसको हम लाइन इंटीग्रल बोल सकते हैं अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम कंसिडर करेंगे एज ए रेक्टेंगुलर काउंटर जो कि क्लोज्ड सरफेस है. अब ये रेक्टेंगुलर काउंटर हमने जो कंसिडर किया है वो कुछ इस तरह से हो सकता है. और अगर आप देखेंगे ये एक रेक्टेंगल है जिसका आधा पोर्शन कंडक्टर में और आधा पोर्शन है फ्री स्पेस में. जनरली वी हैव टू डिवाइड इट इन अ प्रॉपर वे, लेकिन यहाँ पर हमने डायग्राम ड्रॉ करते समय थोड़ा सा वेरिएशन आ गया. सो जनरली क्या होता है, ये आधा आधा पोर्शन होना चाहिए. लेट्स सपोज दिस इज ए बी, ये सी और ये डी, यू नो पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर. अब ए बी सी डी जो ये पैरेलल है, ए डी और सी बी भी पैरेलल है. तो ये जो है ये टोटल हाइट है इसका, और ये है इसका विड्थ, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू, और ये है डेल्टा एच. अब हमने इसको डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा एच लिखा है क्योंकि जो भी पार्ट एनालाइज करना है वो बाउंड्री कंडीशन पे है, यानी कि इस वाले पोर्शन पे. लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट और सेकंड. अब अगर इस वाले पॉइंट पे फाइंड करना है तो टोटल हाइट ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए और टोटल विड्थ भी ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए. सो अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, डेल्टा एच ज़ीरो, यानी कि इट इज़ नियरली इक्वल टू ज़ीरो, और डेल्टा डब्ल्यू भी नियरली इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. बिकॉज ऑफ दैट वी हैव रिटन स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज इन विड्थ, इंक्रीमेंटल चेंज इन हाइट, दैट वी हैव रिटन. ओके, नाउ लेट्स फाइंड दिस इंटीग्रल. तो इसको हम लिखेंगे काउंटर इंटीग्रल ई बार डॉट डी एल बार विल बी इक्वल टू. अब देखिए इंटीग्रेशन अगर हमें फाइंड करना है तो फर्स्ट इंटीग्रल अलाउंग ए बी आ सकता है, तो इसको हम लिखेंगे ए टू बी ई बार डॉट डी एल बार प्लस सेकंड है बी टू सी, यानी लोअर लिमिट बी अपर लिमिट सी, बी टू सी ये है ई बार डॉट डी एल बार प्लस सी टू डी, और ये लास्ट है डी टू ए, ई बार डॉट डी एल बार इट मस्ट बी इक्वल टू 0. अब इसके बिहा पे हमें फाइंड करना है नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट. अब अगर इसको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये ई नॉर्मल और ई टेंजेंशियल जो है वो पैरेलल किसके. तो आप देख सकते हैं ई नॉर्मल जो है वो पैरेलल है ए डी और सी बी के, और ई टेंजेंशियल पैरेलल है ए बी और सी डी के. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट्स. तो लेट्स फाइंड देम एज. सो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे इंटीग्रल अलोंग सी टू डी ई बार डॉट डी एल बार. तो देखिए अगर हम सी टू डी इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन इनसाइड कंडक्टर है, और इनसाइड कंडक्टर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है. तो इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो टोटली कितना आ जाएगा 0. दिस विल बी 0. ये क्लियर हो गया, यानी कि सी टू डी का इंटीग्रेटिंग टर्म हो गया 0. नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस थ्री टर्म्स ए बी बी सी एंड डी ए. सो विल राइट ए टू बी ई बार डॉट डी एल बार, ये हम फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए ए टू बी अगर फाइंड आउट करना है तो ई बार को हम कांस्टेंट बाहर निकालेंगे ए बी, और ये डिफरेंशियल लेंथ डी एल बार है, तो ये आ जाएगा ई बार इंटू एल बार विथ लिमिट बी एंड ए. तो ये आ जाएगा ई बार इंटू अपर लिमिट बी माइनस लोअर लिमिट ए. तो देखिए अगर हम बी माइनस ए करेंगे तो ये मिलेगा हमें विड्थ, यानी कि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. अभी कैसे होता है, लेट्स सपोज ये अगर हम कंसिडर करेंगे 4 और 6, तो 6 माइनस 4 यानी इसका विड्थ आ जाएगा. तो इसके भी यहाँ पे हमने देखा बी माइनस ए विच इज़ नथिंग बट डेल्टा डब्ल्यू, जो कि है डिफरेंशियल विड्थ. अब ये जो ई कंपोनेंट है वो हम देखेंगे ए बी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट, ये पैरेलल है टेंजेंशियल के, तो इन दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए. दैट इज़ वाई
इस वाले केस में हम लिखेंगे ई टेन इंटू डेल्टा डब्ल्यू, यानी ये जो इंटीग्रल है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट और ये विड्थ डेल्टा डब्ल्यू। सिमिलर नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे बी टू सी इंटीग्रल का। सो बी टू सी ई बार डॉट डी एल बार। अब देखिए अगर हम बी टू सी की बात करेंगे तो बी टू सी का आधा पोर्शन फ्री स्पेस में है और रिमेनिंग आधा पोर्शन है कंडक्टर में। अब कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होता है, यानी कि ये जो पोर्शन है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो। सो यू आर लेफ्ट विथ बी टू टू। तो देखिए ये वाला पोर्शन डेल्टा एच बाई टू, तो ये भी आ जाएगा डेल्टा एच बाई टू। ठीक है, तो ई बार डॉट डी एल बार का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं इसी प्रकार से तो ये आ जाएगा ई बार इंटू डेल्टा एच बाई टू। ओके, इस वाले केस में डेल्टा डब्ल्यू था क्योंकि ए टू बी का डिस्टेंस डेल्टा डब्ल्यू है। इस वाले केस में टोटल डिस्टेंस डेल्टा एच है। इसका हाफ पोर्शन कंडक्टर में है तो ज़ीरो और हाफ पोर्शन यहाँ पर है, तो कितना आ गया डेल्टा एच बाई टू। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, तो देखिए ए डी और बी सी दे आर पैरेलल टू नॉर्मल कंपोनेंट, तो जिसका जितना इसका वैल्यू है इतना वैल्यू इन दोनों का आना चाहिए। तो इस वाले केस में हम लिखेंगे ई नॉर्मल इंटू डेल्टा एच बाई टू। ठीक है, हम इसको इक्वेशन भी देते, लेट दिस इज थर्ड, ये कंसिडर करेंगे फोर्थ। नाउ वी आर लेफ्ट विथ द लास्ट इंटीग्रल डी टू ए। सो डी टू ए ई बार डॉट डी एल बार। अब देखिए डी टू ए अगर हम बात करेंगे, सो वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कहाँ से आए थे हम, ए टू बी, बी टू सी। अब सी टू डी तो ज़ीरो था, डी टू ए यानी रिवर्स डायरेक्शन में तो अपोजिट माइनस साइन जो है माइनस आएगा। अब डी टू ए का भी देखिए डी टू वन यानी ये जो हाफ पोर्शन है वो कंडक्टर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो, तो ये जो इंटीग्रल का आधा पोर्शन हो तो ज़ीरो हो जाएगा। वन टू ए ये जो है ये हाइट है डेल्टा एच बाई टू, तो इस वाले का इंटीग्रल शैल वी राइट डायरेक्टली एज ई बार इंटू अगेन डेल्टा एच बाई टू विथ माइनस, क्यों, ड्यू टू opposite direction, always remember we are moving in the opposite direction। अब ये भी जो कंपोनेंट है वो पैरेलल है नॉर्मल के, तो ये आ जाएगा माइनस ई एन इंटू डेल्टा एच बाई टू जो है इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर इस वाले में। ओके, लेट्स सपोज ये हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2, सो विल पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इन सभी का एडिशन कितना है, 0, तो ए टू बी इंटीग्रल का वैल्यू है ई टेन इंटू डेल्टा डब्ल्यू बाई टू प्लस दिस वन ई नॉर्मल डेल्टा एच बाई टू और इसका है माइनस ई नॉर्मल डेल्टा एच बाई टू विच मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि एक इंटीग्रल सी टू डी था तो 0 था, तो ये हो जाएगा कैंसिल। सो वी लेफ्ट विथ ई टेंजेंशियल इंटू डेल्टा डब्ल्यू बाई टू। इफ़ यू इक्वेट बोथ द साइड डेफिनेटली हम लिख सकते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट एज 0, यानी कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कितना आ गया, 0। फाइन, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 है तो इसके बिहाफ पे वी विल फाइंड आउट द नेक्स्ट एज फ्लक्स डेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड कंडीशन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि होता है डी बार। Now we don't know the relation between electric field intensity and electric flux density as
डी बार इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बार। अब इस वाले केस में हमने फाइंड आउट किया है टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो यहाँ पर भी अगर हम लिखेंगे एज डी टेन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई टेन, ई टेन तो ज़ीरो है, सो ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन विल बी ज़ीरो। सो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट भी कितना मिला, ज़ीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी टेंजेंशियल कंपोनेंट्स आर ज़ीरो। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो देखिए सर हमने देखा था कि हमें ई नॉर्मल ई टेंजेंशियल फाइंड आउट करना है। सो ई टेंजेंशियल मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई नॉर्मल। सिमिलरली इस केस में भी डी टेंजेंशियल मिल गया, तो हमें क्या फाइंड करना है, डी नॉर्मल। सो हम फाइंड आउट करेंगे डी एन और ई एन। नाउ टू फाइंड द नॉर्मल कंपोनेंट्स हम लिखेंगे सेकंड स्टेप में डी नॉर्मल एट बाउंड्री कंडीशन। तो हम फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एट द बाउंड्री कंडीशन। तो इसके लिए नॉर्मल सेम डायग्राम हम कंसिडर करेंगे, ये एक सिलेंड्रिकल पोर्शन जिसको हम गॉसियन सरफेस कॉल करेंगे। दिस इज सिंपली ए गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस का ये वाला टॉप पोर्शन है, ये है बॉटम पोर्शन। विल राइट दिस इज बॉटम, ये टॉप, और ये है लेटरल पोर्शन, लेफ्ट और राइट का, यानी कि आउटसाइड का पार्ट, जिसका जो हाइट है वो है टोटल हाइट हम कंसिडर करेंगे डेल्टा एच। अगेन इसमें भी आप देख सकते हैं हाफ पोर्शन फ्री स्पेस में, हाफ पोर्शन है कंडक्टर में। अब इस वाले टर्म से हम फाइंड आउट करेंगे डी एन। तो अगर हम गॉसियन सरफेस की बात करते हैं तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो हमने देखा था, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग आउट विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, जिसको हम लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में एज डी बार डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू साई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें चार्ज है चाहिए, तो हमने लिखा है क्यू। ये तो हो गया। अब अगर ये इंटीग्रल हमें इवेलुएट करना है तो हमें इंटीग्रेट 3 डायरेक्शन में करना पड़ेगा, एक तो टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, या फिर लैटरल, लेफ्ट और राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज दिस वन, फर्स्ट इंटीग्रल अलोंग टॉप प्लस bottom, and this is the lateral portion, del dot ds bar is equal to होता है q। और इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, लेट्स सपोज दिस इज 6th और यह है 7th इक्वेशन। फाइन, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इन सभी का इंटीग्रल क्या हो सकता है। ओके, तो इस वाले गॉसियन सरफेस में जो बॉटम पोर्शन है वो कंडक्टर में है। अब इनसाइड कंडक्टर चार्ज ज़ीरो, फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो, फ्लक्स डेंसिटी ज़ीरो होता है। तो इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम ये वाला बॉटम सरफेस लिखेंगे एज बॉटम इंटीग्रल डी बार डॉट डी एस बार विल बी ज़ीरो। वही बिकॉज डी इज इक्वल टू होता है ज़ीरो। सो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे लेटरल का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेटरल डी बार डॉट डी एस। देखिए अगर लेटरल पोर्शन का हमें इंटीग्रल फाइंड करना है तो हाइट कितना हो सकता है, तो इस वाले केस में देखिए हमें जो भी एनालाइज करना है वो बाउंड्री कंडीशन पे, यानी कि इस वाले टर्म पे क्रॉस। अब अगर हम इस वाले टर्म की बात करेंगे गॉसियन सरफेस की, जो टोटल हाइट है इस वाले पॉइंट पे वो नियरली कितना होना चाहिए, ज़ीरो, क्योंकि हाइट ऑलमोस्ट ज़ीरो होना चाहिए गॉसियन सरफेस को एनालाइज करने के लिए। क्योंकि अगर हम इसको कॉम्प्रेस करेंगे तो ये टोटल हाइट अगर हम ज़ीरो करेंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा, यानी कि डेल्टा एच ज़ीरो। अगर डेल्टा एच ज़ीरो है तो जो डिफरेंशियल सरफेस है डेल एस वो कितना होता है, 2πr/h, ये फॉर्मूला बात होता है। अगर एच ज़ीरो है तो हम लिखेंगे 2πr इंटू ज़ीरो विल बी ज़ीरो, यानी डिफरेंशियल सरफेस हो गया ज़ीरो।
सो 0 इंटू डी बार विल बी 0. तो लैटरल पोर्शन का भी इंटीग्रल होता है 0. वाई? बिकॉज द हाइट इज नियरली 0. तो ये वाला इंटीग्रल भी 0. अब लास्ट टॉप पोर्शन, टॉप डी बार डॉट डी एस बार विल बी डी बार इंटीग्रल ऑफ टॉप सरफेस. अब देखिए टॉप सरफेस यानी अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये टोटल सरफेस होता है डेल्टा एस. इवन इफ हम इसको श्रिंक करेंगे एट द बाउंड्री कंडीशन, लेकिन वो सरफेस तो उतना ही रहेगा. तो ये वाला सरफेस का वैल्यू कितना होता है? डेल्टा एस. तो ये जो इंटीग्रल है इसका एरिया अंडर द कर्व वो आ जाएगा ओनली एट डेल्टा एस, जिसको हम लिखेंगे डेल एस. अब ये कंपोनेंट कौन सा हो सकता है? तो देखिए टॉप पोर्शन जो होता है वो नॉर्मल होता है डी एन से, यानी कि जो पैरेलल है, टॉप इज पैरेलल टू नॉर्मल कंपोनेंट होता है. तो इस बिहाफ पे हम ये कंपोनेंट लिखेंगे डी एन इंटू डेल्टा एस. पॉइंट. तो इन तीनों का जो एडिशन है वो कितना आता है? डेल एन इंटू डेल्टा एस. और विल राइट पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 7. देखिए ये तो टॉप बॉटम का 0 है, lateral 0, so we are left with top. This integral is del n into delta s, which is equal to q. If we know or we can represent q in terms of delta s as, again I am writing it from the Gauss law, as we know that जो अभी इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था एज डी एन इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू. बट वी नो दैट, और विल राइट, वी नो दैट q can be represented in the form of delta s as q is equal to rho s into delta s. जैसे कि लाइन इंटीग्रल होता है तो रो एल डी एल होता है, सरफेस इंटीग्रल में रो एस डी एस और वॉल्यूम इंटीग्रल में रो वी डो वी. तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल है, सो रो एस इंटू डी एस. सो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, सो वी कैन राइट डेल्टा एन डेल एस इज इक्वल टू क्यू की जगह पे रखेंगे रो एस इंटू डी एस. सो दिस विल गेट कैंसल. तो हमें मिलेगा नॉर्मल कंपोनेंट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि है रो एस. अब अगर हमें नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मिला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का, सो वी कैन फाइंड ई एन एट बाउंड्री. एज यू नो द रिलेशन डी बार इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बार. तो हम इसको लिखेंगे डी एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई एन. डी एन का वैल्यू है रो एस. दिस इज रो एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई एन. देयरफॉर विल गेट ई एन इज इक्वल टू रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये आ जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, normal component of flux density. Okay, so I hope you understood the boundary condition between conductor and free space. So finally we'll write those four conditions as E tan D tan will be 0, E normal will be rho s by epsilon naught, और डी नॉर्मल होता है रो एस. सो दिस इज हाउ वी हैव एनालाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फ्लक्स डेंसिटी एट द बाउंड्री कंडीशन. ओके, नाउ हम फाइंड आउट करेंगे बाउंड्री कंडीशन बिटवीन कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक. नाउ दिस इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट सिनेरियो एज वी हैव सीन बाउंड्री कंडीशन बिटवीन कंडक्टर एंड फ्री स्पेस. तो देखिए फ्री स्पेस और डाइलेक्ट्रिक में डिफरेंस क्या होता है. तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे इसको कंडक्टर और ये है डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो अगर हम बात करेंगे फ्री स्पेस की, जो हमने इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव किया है, ये वाला इक्वेशन,
तो फ्री स्पेस में जो मटेरियल होता है जिसका परमिटिव होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्री स्पेस का रिलेटिव परमिटिव होता है 1, और जो जनरल इक्वेशन है वो होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो अगर एप्सिलॉन आर 1 लिखेंगे तो फ्री स्पेस का परमिटिविटी आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? नाउ इफ यू राइट इट फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, तो इसका जो रिलेटिव परमिटिव होता है वो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं। सो इट कैन बी क्वार्टज और एनीथिंग एल्स हो सकता है। तो इस वजह से ये इक्वेशन होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो देखिए टेंजेंशियल कंपोनेंट तो जीरो ही हो जाएगा दोनों केस में, क्योंकि हमने स्विच किया है कंडक्टर से डाइलेक्ट्रिक में, पर जो है वो खाली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि परमिटिविटी का है। तो हम लिखेंगे ई टेन डी टेंजेंशियल कंपोनेंट इज जीरो। अगेन इन दिस केस ये कितना आना चाहिए? जीरो होता है। अब हम चलते हैं डी नॉर्मल की तरफ। तो डी नॉर्मल एज यूजुअल रो एस, बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो रो एस आ जाएगा। एंड ई एन इज इक्वल टू होता है रो एस बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन आर 1 था, इसलिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट। अब रो एस रो आर का वैल्यू डिफरेंट होता है, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये होगा हमारा नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का। तो इसको हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन बिटवीन कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक। ना मोस्टली क्वेश्चन जो है वो अगर इस तरह से पूछते हैं कि डिटरमाइन बाउंड्री कंडीशन बिटवीन कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक, तो यही प्रोसेस रिपीट करना है, और जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है वहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। So this is how we have seen both the boundary conditions. Thank you now.